अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश खान। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल ऑफ महविश खान। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूं और मैं अपना सैलून रन कर रही हूं। आज हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर मलिया साहिबा मौजूद हैं जो एस्थेटिक कंसल्टेंट हैं। हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनका इंट्रो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है महविश? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताएंगे कि आप एस्थेटिक के कौन कौन से प्रोसीजर्स कर रही हैं अपने क्लिनिक पे? बेसिकली मैं मेडनिक क्लिनिक पे यहाँ पे बहुत सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं। मैं सिर्फ अकेली नहीं होती, मेरे साथ पूरी टीम होती है जिसमें प्लास्टिक सर्जन्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, एस्थेटिशियंस होती हैं एंड ऑल। हमारी पूरी टीम है और हम वहाँ पे बहुत सारी प्रोसीजर्स मैं परफॉर्म करती हूँ जिसमें नॉन इन्वेजिव से लेके इन्वेजिव तक। नॉन इन्वेजिव से मुराद है वो प्रोसीजर्स जिसके अंदर नीडल्स इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे हाइड्रोफेशियल, लेजर्स और ये सब चीज़ें होती हैं। इन्वेजिव प्रोसीजर्स में थोड़े एडवांस प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसमें बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स और ये सब प्लास्टिक सर्जरीज। मेरे ख्याल में आज हम नॉन इन्वेजिव पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको स्किन के इश्यूज हैं या हेयर के कुछ इशू हैं, हेयर थिनिंग हो जाती है, उसके अलावा पिगमेंटेशन है, स्कार्स है। आपने बड़ी अच्छी बात की लेजर की। लेजर एक ऐसी चीज है जो हर लेडी की डिमांड है, हर बच्ची की डिमांड है। तो बड़े मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनके बड़ी ही मिथ्स हैं कि जी लेजर कराने से पिगमेंटेशन हो जाती है या बाल बिल्कुल खत्म नहीं होते या टैनिंग होती है। तो ऐसा कुछ है? अच्छा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होती हैं लेज़र को लेकर। बहुत सारे क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रिगार्डिंग टू साइड इफ़ेक्ट्स, रिगार्डिंग टू पोस्ट इफ़ेक्ट्स, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर्स क्या होगा एंड ऑल। तो सबसे प्रायोरिटी पे जो रखा जाता है क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको ये बताना ज़रूरी होता है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसका कोई भी पोस्ट इफेक्ट्स नहीं होते अनटिल और अनलेस आपकी जो बंदा परफॉर्म कर रहा है या जो लड़की परफॉर्म कर रही है वो ट्रेंड है या नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली हर चीज़ का कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है अगर आप उसे मिस हैंडल करते हैं। अदरवाइज लेज़र इज़ कम्प्लीटली सेफ, क्योंकि लेज़र सिर्फ और सिर्फ आपके, अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल की बात करती हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो आपके बालों की रूट्स को टारगेट करता है, क्योंकि वो पिगमेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। पिगमेंट होता है, हमारे बालों का कलर होता है जिसको टारगेट करता है। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं होता? अब जैसे कुछ लोग फेस पे लेजर करा रहे हैं तो उससे झाइयां या पिगमेंटेशन या कोई स्कार या अब कलर टैनिंग पे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि कलर टैन हो जाता है हमारा लेजर से, ऐसा कुछ है? बिकॉज नहीं, ऐसा नहीं होता अनटिल और अनलेस आप अपनी प्रॉपर जो स्किन केयर रूटीन है वो फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। उसमें आपकी जो स्किन केयर रूटीन है वो अगर आप पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस के साथ कंप्लीटली फॉलो करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं अपने फेस के, तो कभी भी आपको टैनिंग नहीं होती है। हाँ, आपकी पोस्ट केयर्स होती हैं दैट आर रियली इंपॉर्टेंट कि आपने लेजर के बाद कभी भी बाहर धूप में बेयर फेस्ड नहीं निकलना, आपने सनब्लॉक मस्ट लगा कर निकलना होता है, ठीक है। उसके बाद भी पोस्ट केयर्स में हीट को अवॉइड करना होता है, सनलाइट को अवॉइड करना होता है। और बाकी अगर आपको पोस्ट लेजर एक्ने के इश्यूज होते हैं तो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको गाइड करेंगी कि उसको कैसे अवॉइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जो जिनकी स्किन बड़ी ऑयली है। तो ऑयली स्किन के लिए वैसा क्या करें? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, आपका सीबम बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और स्किन, आप मेकअप भी कर रहे हो तो मेकअप टिकता नहीं है, तो ऐसा वो क्या करें? अच्छा, ऑयली स्किन जो है समर्स में बहुत कॉमन हो जाती है, हाँ। ठीक है। ऑयली स्किन इज़ बेसिकली के एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन, आपके सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो आपके फेस के अंदर आपके एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी शिकायत होती है कि भी हम लोग फेस वॉश करते हैं और फिर से ऑयल आ जाता है फेस के ऊपर। अभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फुल फेस ऑयली नहीं है, अभी जैसे मेरा टी जोन ऑयली हो जाता है तो फुल फेस नहीं होता ऑयली। कुछ लोग का फुल फेस है, फिर उससे एक्नी बहुत ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ऑयली फेस पे एक्नी बहुत कॉमनली विजिबल हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर अगर आपने उसे कंट्रोल करना है, उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप डेली रूटीन में जो अपना क्लिनजर या फेस वॉश जो आप चूज कर रहे हैं उसमें वो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो आपका ऑयल कंट्रोल करे। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो उसमें इंग्रेडिएंट होता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है। और आई हाईली प्रेफर कि अगर आप कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं जिनकी स्पेशली ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है, तो वो क्लिनजर चूज करें, वो फेस वॉश चूज करें कि जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड एटलीस्ट 2% प्रेजेंट हो, ताकि वो डेली बेसिस पे आपकी जितना भी ऑयल है उसे कंट्रोल करे, आप एक्ने की प्रोडक्शन और इन चीज़ों को कंट्रोल करके आपको एक अच्छा जो है वो लुक दे सके। सही। और डॉक्टर साहब, सन ब्लॉक के बारे में भी कुछ बताएं।
कि कितना Sunblock इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में सनब्लॉक। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है महविश, इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। आप पानी पीना भूल जाए, सनब्लॉक लगाना ऐसा ना ही है, भूल ऐसा ही है। क्योंकि सनब्लॉक के बगैर आप जब भी बाहर निकलते हैं या बाहर एक्सपोज करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जाती है, एजिंग की तरफ ठीक जाती है, है। आपकी स्किन अच्छा, डैमेज वैसे होती है। लोग समझते हैं कि सनब्लॉक या कोई भी रूटीन केयर आपकी स्किन की जो भी है वो लेडीज के लिए जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जेंट्स के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी लेडीज के लिए। एग्जैक्टली माय पॉइंट, जेंट्स के लिए ज्यादा जेंट्स इम्पोर्टेंट के लिए है सनब्लॉक क्योंकि क्योंकि वो बाहर ज्यादा बाहर घूमते हाँ, हैं, निकलते हैं और मतलब सन को एक्सपोज करते हैं। Expose डेफिनेटली करें। सुबह घर से निकलना है धूप में और सब ऐसा ही कुछ। है, ऐसा ही है उसके बिल्कुल। अंदर फिर जब वो एक्सपोज कर रहे हैं सन को तो उनकी, आपने देखा होगा, बड़ी एक मजे की बात होती है, उनके ना इतने इतने हाथ टैन हुए हाँ, होते हैं और इतने मैंने देखा है कई बार कि खास और जो जेंट्स बाइक चला रहे हैं या गाड़ी, उनके इतने हाथ उनके टैन होंगे और बाकी जो कवर्ड एरिया होता है वो उनका साफ होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो पार्ट उनका एक्सपोज्ड होता है टू सन, हाँ, ठीक है, ऐसा वो ही है। टैंड हुआ हुआ होता है और जो नहीं होता वो बेचारा जब वो ठीक अपने कलर में होता है और फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि ये क्या हमारा ऐसा कलर ही है। डिफरेंस। ऐसे ही फीमेल्स के साथ भी होता है, वो जब ड्राइव करती हैं या तो शॉपिंग पे निकलती हैं, हाँ, हाथ एक्सपोज्ड हैं, हाथ या पाँव आपके टैन हो जाते हैं। एग्जैक्टली, फेस टैन हो जाता है। यही आप अगर अपनी एहतियात करेंगे, आप प्रॉपर सनब्लॉक यूज करेंगे तो उसके टैनिंग के चांसेस जो हैं अप टू 90% तक रिड्यूस हो जाते हैं। टैनिंग भी, और मेरे ख्याल में सनब्लॉक लगाने से झाइयाँ, पिगमेंटेशन भी बहुत कंट्रोल होती है। क्योंकि आपकी 80% जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन की वो सन से जनरेट होती हैं। ऐसा ही है, उसकी इतनी हार्मफुल रेज हैं कि वो आपकी स्किन के अंदर ऐसी चेंजेस लेकर आता है। ऐसा ही सबसे पहले तो आपकी अनइवन टोन सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, हमारे हर लेडी में ये प्रॉब्लम है, अनइवन टोन है, हो जाती है, एक्ने के इश्यूज जनरेट होते हैं, आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, और अल्लाह माफ करे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो फिर स्किन कैंसर के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। तो सनब्लॉक आपको लगाना चाहिए और उसको भी अप्लाई करने का देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट जो कि साइंटिफिकली प्रूवन की गई है कि जिसके अंदर आपकी प्रोटेक्शन होती है प्रॉपर। ये नहीं कि आप 1-2 ड्रॉप्स लेके तो लगा के तो आप निकल गए हो बाहर, ऐसा नहीं होता। यू जस्ट हैव टू टेक 2 और 3 फुल फिंगर्स ऑफ सनब्लॉक, ठीक है, ऐसे आप उसको लगाएं और ये इनफ क्वांटिटी है कि आप अपने अभी आप लोग देख लें, वो क्वांटिटी भी आपको बता रही हैं कि इतनी क्वांटिटी में आप सनब्लॉक यूज। सबसे अच्छा और सबसे मजे का एक फैक्ट बताऊं तो उसमें यह है कि सनब्लॉक आपने दिन में एक दफा नहीं लगाना। कुछ लोगों का होता है कि वो बस एक दफा लगा लिया तो हमने लगा लिया, अभी हम बच गए हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ एक दफा लगा लिया तो बस फिर लगा लिया। ऐसा नहीं होता। मतलब इसको हम हर वक्त अपने हैंड बैग में रखें या मर्द अपनी पॉकेट्स में रखें इसको, जो भी जेंट्स हैं वो अपनी पॉकेट्स में रखें, जहां भी वो ड्राइव कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, इवन के हमारी विंडो से भी सनरेज आ रही होती है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अगर चूल्हे के पास जाते हैं, किचन में काम करते हैं, स्टिल देयर इज हीट ना, ठीक है, तो आप वहां पे भी सनब्लॉक लगाकर जाएं ताकि आपकी स्किन की मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो सके। ऐसा ही है। तो आपको जब भी अगर बाहर निकल रहे हो आप घर से तो आपने सुबह तो लगा लिया, ठीक है, कीप इट इन योर पॉकेट, ठीक है, आपने हर 1.5 आवर के बाद उसको रिपीट करना है, उसको लगाना है, ठीक है। और ये चीज इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी अप टू 90% तक जो है ना आपकी स्किन बहुत अच्छी और बेहतर होना शुरू होगी सिर्फ इससे, क्योंकि सनब्लॉक एक प्रोटेक्शन है। बिल्कुल, आपकी स्किन जो डैमेज हो गई वो तो हो गई, ठीक है, उसके फर्दर उसको मजीद डैमेज से बचाने के लिए सनब्लॉक होता है, ठीक है। इसलिए सारी लेडीज और जेंट्स ये सुन लें और समझ लें कि सनब्लॉक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में स्किन केयर के लिए। अगर जो भी एजिंग इफेक्ट या पिगमेंटेशन या एक्नी स्कार से बचना चाहते हैं वो सनब्लॉक का डेली यूज करें, अपनी पॉकेट में रखें उसको, लेडीज अपने बैग में रखें, हैंड बैग जो यूज करती हैं उसको अपने साथ रखें, जहाँ वो किसी ऑफिस में जा रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, वो घर से कई बार शॉपिंग पे जा रही हैं तो जरूर इसको इस्तेमाल करें। ये डॉक्टर साहब अब हम आ जाते हैं वाइटनिंग इंजेक्शन पे। लोगों की बड़ी मिथ्स इसके बारे में भी बनी हुई हैं कि आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो आप फौरन से कोई बहुत गोरे हो जाते हैं, जैसे कोई लाइट्स जल पड़ी हैं आपके अंदर। और जहां तक मुझे पता है या मुझे समझ है, मुझे ये लगता है कि वो सिर्फ आपका एक स्किन को बैलेंस करती है। वाइटनिंग इंजेक्शन बैलेंस करते हैं, आपका रंग कोई गोरा नहीं होता उससे, जो आपका अपना एक्चुअल कलर है मेरे ख्याल में वो बेहतर होता है। देखिए महविश, अगर हम वाइटनिंग की बात करें तो वाइटनिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कुदरत है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ने हमें जिस रंग में पैदा किया है, हमारा जो अपना नेचुरल कलर है, एट द एंड वही वापस आता है, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ठीक है। एजिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें आपका कलर
उसमें मैं ये एजिंग कह को हम सकती हूँ एस्थेटिक के प्रोसीजर से स्लो जरूर कर सकते हैं, एग्जैक्टली पर हम उसको रोक नहीं सकते ठीक है, लोगों अल्लाह का ताला की ये कुदरत है, हम उसे ऐसा रोक ही है, नहीं सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही लोग समझते slow हैं down कर जी सकते हैं। कि किसी आप एस्थेटिक के डॉक्टर के पास चले गए हो तो बस आप अगर आप 30 के हो तो आप 15 के दिखना शुरू हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए हाँ। एस्थेटिक्स की भी ना एक लिमिट है। लिमिट है। ये नहीं है कि मैं अगर एक 30 साल की लड़की है तो मैं उसको जो है 12 साल की या 15 साल की बना सकती हूँ, हाँ, ऐसा नहीं ऐसा हो नहीं सकता। है। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी ऐसा एंगल नहीं से, क्योंकि अगर कोई 30 इयर्स की फीमेल है तो मैं उसको मैक्स 25 24 की दिखा सकती हूँ, हाँ, मैक्स उसको इतना मैं कर सकती या हूँ। उसके improve जो lifestyle। एजिंग इफेक्ट्स आ गए उनको आप रोक सकती हैं, स्लो कर Exactly। सकती हैं। हम उनको कुछ हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, कुछ हद ठीक है तक रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे एजिंग के बहुत सारे साइंस हैं जिनको रिवर्स किया जाता है विद प्रॉपर प्रोडक्ट्स, विद प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड ऑल। हाँ। लेकिन वो भी एक लिमिट तक, जब तक आप उसकी कंटिन्यूटी रखोगे उस ऐसा ही प्रोसीजर है, की, उस ऐसा ही प्रोडक्ट है। की, तो वो आपको रिजल्ट्स आते जाएंगे। ऐसा ही है। लेकिन स्टिल आप अगर उसको छोड़ दोगे, ठीक है, तो एजिंग तो आएगी। ठीक है, मैं वही बात तो है बात दोबारा हमारी से। वही बीच में कट हो गई। तो जैसे अब वाइटनिंग की मैंने बात की, अब मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे कॉल करके कहते हैं व्हाट्सएप पे ही हमें गोरा कर दें। अब ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है मेकअप करके आपकी एक्ने स्कार्स को छुपाना, आपके फीचर्स को इनहेंस करना। मेरा काम आपको गोरा करना नहीं है, आपके फीचर्स इनहेंस करना है। तो ये आप या तो किसी एस्थेटिक के डॉक्टर के पास जाएं। तो लोगों के मुझे ऐसे लोग पूछेंगे कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसी क्रीम है या कोई ऐसा फेशियल है, काइंडली हमें बता दें, हम व्हाट्सएप पे ही गोरे हो जाएं, हम घर बैठे। मैं कहती हूँ आप आएं, आप सैलून आएं, हमसे डिस्कस करें चीजें अपनी कि आपके क्या कंसर्न्स हैं। तो अब फिर हम आपको बताएंगे कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो वाइटनिंग का लोगों को यहाँ बहुत क्रेज है पाकिस्तान, एशियंस को बेसिकली। एग्जैक्टली, मैं वाइटनिंग का वही आपको भी बताने लगी थी कि एक चीज होती है आपकी बॉडी का कलर खराब हो जाता है ड्यू टू एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू एनी अदर फैक्टर। ठीक है, आपके अंदर अगर आप कह लें कि आयरन डेफिशिएंसीज भी होती है तो आपका कलर डल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल रीजंस टू दैट। लेकिन हम उसको वापस उसकी टोन पे वापस ला सकते हैं, हम उसको वाइटनिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर एक कोर्स जो है वो फॉलो करना होता है। लोग चाहते हैं कि हम लोग वाइटनिंग ड्रिप्स लगवाएं, 2 लगवाएं और गोरे हो जाए। ऐसा नहीं होता, हम 3 हफ्ते में गोरे हो जाए। अब मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, ऐसा ही है। कोई भी और वाइटनिंग इंजेक्शन जो है ये बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। ये भी नहीं है कि एक प्रोसीजर मैंने कराया तो मेरे ऊपर वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करेगा, आपके ऊपर वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन लोग समझते हैं बस कोई काला बंदा है वो जाके ड्रिप्स लगवा लेगा तो बस वो गोरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अगर गोरे होना है ना तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंस चाहिए। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं आपकी है। पूरी जिंदगी में एक कलर में गुजरी है। ठीक है, आप चाहते हैं 1 महीने में उसको हम गोरा कर दें तो नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम कोई गोल्डन पल तो नहीं लगा रहे जो 7 डेज में हम गोरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वाइटनिंग के लिए हो जाती है, इट इज पॉसिबल। ग्लूटाथायोन इज द मेजर इंग्रेडिएंट जो हम लोग यूज करते हैं वाइटनिंग के लिए। ग्लूटाथायोन इटसेल्फ जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, उसके अपने इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। उसका बेनिफिट्स के अंदर हम अगर हम देखें उसका साइड बेनिफिट है कि वो गोरा करता है। हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि ग्लूटाथायोन के एक्चुअल जो बेनिफिट्स हैं उनको देखा जाए। लोग उसके साइड बेनिफिट के ऊपर आते हैं कि हमें गोरा कर दे। ठीक है, ऐसा ही है। इसमें उनको काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। उन्हें बताना बहुत जरूरी होता है कि आप जो ग्लूटाथायोन लगवा रहे हैं, ड्रिप्स या कैप्सूल्स या किसी भी फॉर्म में आप खा रहे हैं या ले रहे हैं, ऐसे ही है। तो उसके अंदर बेसिकली आपके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिवर एंजाइम्स, आपके बाकी सब कुछ भी बहुत इंप्रूव हो रहा है। तो वाइटनिंग एक उसका एडिशनल बेनिफिट है। सही, ठीक है, जो वो हमें देता है। ठीक है, तो इसके साथ आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि ग्लूटाथायोन आपको गोरा, उसका एक्चुअल बेनिफिट नहीं है गोरा करना। ठीक है, अगर वो एक्चुअल होता तो वो जल्दी रिजल्ट्स देता। तो आपको पेशेंस चाहिए। डॉक्टर साहिबा, कि मुझे ये भी एक सवाल मेरे ज़हन में आया, बहुत लोग भी मुझसे पूछते हैं कि डार्क सर्कल्स का ना अक्सर लोग इसलिए भी हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती है या कोई भी इशू हो सकता है, इस पे आप जरा एक्सप्लेन कीजिए कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है कि हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, क्या ये 100% खत्म हो जाते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डार्क सर्कल्स जो हैं उसकी रीजंस पे हमें फोकस करना पड़ता है कि उसकी रीजंस क्या हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डार्क सर्कल्स के हम ट्रीट तो कर सकते हैं, लेकिन पहले जब हम उसकी बचत ही नहीं करेंगे, उसका रूट कॉज ही नहीं ढूंढेंगे कि क्यों हो रहे हैं, तो हम उसको ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते रिजल्ट्स को।
तो उसमें जो पहली चीज आती है वो आपकी लैक ऑफ स्लीप की वजह से, आयरन डेफिशिएंसीज की वजह से, आपकी स्लीप साइकिल तो मैंने बता दिया डिस्टर्ब अगर हुआ हुआ होता है, आप बाहर निकलते हैं धूप में, सनग्लासेस नहीं लगाते हैं, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट के जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके जो है वो रेज हिट करती है, सबसे ज्यादा पिगमेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। जब हम सन ब्लॉक यूज करते हैं क्या हम आंख की नजदीक यहाँ भी यूज कर सकते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, ताकि हमें ज्यादा डार्क सर्कल्स ना हो सन रेज से? उसके एडिशनल आप ये कर सकते हो कि आप सनग्लासेस वेयर करो। हाँ, ठीक है, आप जब बाहर निकल रहे हो आप सनग्लासेस लगाओ, अपनी हैट, क्योंकि ये पार्ट हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। एग्जैक्टली। तो जैसे सन रेज पड़ती हैं तो वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, या इधर यहाँ पिगमेंटेशन सी लोगों को स्टार्ट हो जाती है। ऐसे पेरी ऑर्बिटल एरिया, ये वाला आपका जो एरिया सबसे ज्यादा इसको इफेक्ट किया जाता है। दूसरा आपका अराउंड द माउथ, ये दो आप कभी भी किसी पर्सन को, किसी फीमेल या मेल को देखेंगे सबसे ज्यादा अनइवन टोन आपको बिल्कुल यूं, और ये यहाँ पे एक नजर आ रही है, टू टोन स्किन हुई होती है, यहाँ पे और कलर आ रहा है तो यहाँ पे और आ रहा है, तो चीक्स आपके और फोरहेड और चीक्स के डिफरेंट कलर है, आपका ये जो बीच में एक पार्ट है ना इसका डिफरेंट कलर और आता है। डॉक्टर साहब इसका क्या प्रोसीजर है, हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं अगर डार्क सर्कल का कोई ट्रीटमेंट अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें दो चीजें हैं। एक चीज होती है डार्क सर्कल्स हो जाना, मतलब यहाँ पे पिगमेंट अकोमुलेट हुआ हुआ है, ठीक है, वो होता है आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग पील्स के साथ कर सकते हैं, केमिकल पील्स हो सकती हैं उसके लिए, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट्स एक्सफोलिएट करती हैं? नहीं, केमिकल पील्स के एज सच कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उसके कुछ पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो जो आपके रिजॉल्व हो जाते हैं 7 to 10 डेज के अंदर अंदर, और फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट्स वो चीजें जो है वो आना शुरू होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम फिलर्स कर सकते हैं। अच्छा, फिलर्स हम तब भी करते हैं जब आपकी आंख के नीचे हॉलोनेस होती है, ठीक है, आपकी आंख है और आपकी आंख समटाइम्स क्या होता है कि आप जब एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो ये जगह हॉलो होना शुरू हो जाती है, अंदर हो जाती है, और उन पेशेंट्स का ना पिगमेंट नहीं होता, समटाइम्स ये भी होता है पिगमेंट नहीं होता, हॉलोनेस की वजह से उनकी आंखें काली लग रही होती है, क्योंकि वो अंदर जा रही है, डेप्थ आ जाती है वहाँ पे। सही, फिलर्स किए जा सकते हैं वहाँ पे। तो फिलर्स की क्या साइड इफेक्ट है और ये कितना स्टे करता है? फिलर्स की देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, उसका ब्रांड इफेक्ट करता है, आप कौन सा ब्रांड चूज कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ फिलर, ठीक है, आपका जो क्वांटिटी ऑफ फिलर, आपका लाइफस्टाइल, ठीक है, आपकी पोस्ट केयर्स। बहुत सारे फिलर्स हैं जो 3 महीने के अंदर खत्म कर लेती हैं फीमेल्स, ठीक है, उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती फिलर्स की या कुछ भी ऐसा। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो हर 3 मंथ्स के बाद कराना पड़ेगा? नहीं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन करती हैं तो 7 to 8 मंथ्स बल्कि साल निकाल लेती हैं फिलर से, ठीक है। वेरी करता है आप कौन सी क्वालिटी चूज कर रहे हो, अपना डॉक्टर क्या चूज कर रहे हो। अब जैसे मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आई आस्क द पेशेंट कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स चाहिए, भी प्रोलॉन्ग चाहिए, तो आपको उसके हिसाब से क्वालिटी के ऊपर थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिटी अच्छी होगी तो ही आपको वो रिजल्ट्स अल्टीमेट मिल सकते हैं। आप ये चाहें कि मैं आपको लो क्वालिटी फिलर भी लगाऊं, आप पैसे भी थोड़े दो और फिर आपको मैं वो चीज अचीव करके दूं जो 12 महीने भी चले, तो नहीं हो सकता। वो मेरे पास भी जैसे क्लाइंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हमें ना बस आप ऐसा करें, हमें थोड़ा सा मेकअप कराना है ताकि हमें पेमेंट कम पे करनी पड़े। थोड़ा सा, मैं कहती हूँ थोड़ा सा मतलब क्या है, एक आंख पे मेकअप करूं और एक पे नहीं करूं? क्योंकि ऐसा ही हो सकता है ना। मैंने कहा यार क्या करूं, लिपस्टिक आपकी एक लिप पे लगाऊं और ऊपर वाले लिप पे मत लगाऊं, तो या फिर आपकी बेस एक साइड से बनाओ एक साइड से ना बनाओ, तो थोड़ा सा का क्या मतलब भी हो सकता है खाली बेस बना दे तो आधा हो गया। हाँ, थोड़ा सा मतलब या फिर आपकी आईलैशेस ना लगाऊं, सिर्फ आई मेकअप कर दूं। तो लोगों को लगता है कि जी हमें, असल में लोग क्यों होता है वो क्वालिटी पे नहीं जाते, वो पैसों को देख रहे होते हैं कि हमें पेमेंट इतनी करनी पड़े ना। जो भी आएंगे क्लाइंट, हमें ना बहुत थोड़ा सा मेकअप कराना है। थोड़ा सा मेकअप का क्या मतलब है कि बीच में करके छोड़ दूं? हमें तो अपना फुल टाइम देना है अपना, और फुल टाइम भी देना है, क्लाइंट को मेकअप भी पूरा करना है, फिर उसकी डिमांड के मुताबिक करना है। तो उसके लिए अगर क्वालिटी पे हम जाते हैं तो आपको पे तो करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत सेंसिटिव चीज है, क्लाइंट को समझाना कि आप जो चीज चाह रहे हैं वो इस क्वालिटी में नहीं मिलेगी, आपको इस क्वालिटी। इसलिए मेरे जितने भी प्लान्स होते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, उनके कस्टमाइज्ड सारे प्लान्स बनते हैं। कोई फिक्स्ड मेरी ना तो प्राइसिंग है, ना मेरी कोई फिक्स्ड रेट लिस्ट है। इसलिए मैं हमेशा क्लाइंट को कहती हूँ कि आप जब कंसल्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी कंडीशन देखने के अकॉर्डिंगली, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली, फिर उसके हिसाब से ही आपका प्लान और चीजें बनती हैं। ऐसा ही है, ठीक है। और मुझे लगता है होना भी यही चाहिए, होना भी यही, क्योंकि देखिए आप एक ही चीज सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हर किसी की डिफरेंट डिमांड है, डिफरेंट इशू है। एग्जैक्टली। तो आप एक चीज सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, इट शुड बी कस्टमाइज्ड। और कस्टमाइज्ड चीजें जो हैं वो
बेहतर होती हैं अकॉर्डिंग ठीक टू कह द रही डिजायर्स और जो भी आपको रिजल्ट्स और चीजें हैं, चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिलर्स की बात करी थी, तो फिलर्स में वेरी करता है। फिलर्स में ऑनेस्टली आप अगर करवा रहे हो कोई अच्छा और सस्ता, अच्छा नहीं करवा रहे, सस्ता फिलर करवा रहे हो तो 3 महीने हद आप उसको जो है वो तो वही छोड़ोगे तो वो आप नहीं निकलेगा। अच्छी क्वालिटी का अगर फिलर करा लेते हो तो आप 1 साल भी निकाल सकते निकाल सकते हो। अगर पोस्ट केस आपकी और अच्छी है तो साल निकल जाता है। आफ्टर केयर तो देखें हर चीज में, एग्जैक्टली आफ्टर केयर तो हर चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आफ्टर केयर नहीं करते हो तो फिर उसके बाद वो रिजल्ट्स नहीं आते कभी भी। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि करवाते हैं फिलर्स, अंडर आई फिलर्स करवा लिया जी ऐसा उन्होंने, ही ठीक है। अभी हम डार्क सर्कल्स की बात करें तो अंडर आई फिलर करवा लिया और 2-3-4 दिन के बाद ना ऐसे ऐसे मसल रहे हैं जाके आंखों को। आपका फिलर भी पड़ा है, वो इतना सॉफ्ट जेल होता है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ वो सारा डिसलोकेट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, फिर आप कहते हो मेरे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। रिजल्ट्स नहीं आपको आए, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। ऐसा ही है बिल्कुल। इवन विद द बोटॉक्स, इवन विद द थ्रेड्स, ठीक है, आपको थोड़ा सा एहतियात शुरू में करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ मैंने फिलर, नेजोलेबल करवा रहे हो आप, ऐसा ही है। और आप रगड़ रगड़ के एक जगह को इस तरह से, डेफिनेटली आपका फिलर वहां से खराब होगा, बिल्कुल। और फिर आके आप डॉक्टर को कहोगे ऐसा ही है। मेरे पास भी ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, अब जैसे हेयर के क्लाइंट्स आ गए, केराटिन कर दें, हमारा एक्सटेंसो कर दें, आफ्टर केयर वो नहीं करते हैं घर पे जाके, तो वो उनका 2 या 3 मंथ में ना वो रिजल्ट्स नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद वो ब्लेम करते हैं जी मैंने फलान सैलून पे गई थी, मैंने ये करा दिया। उनको ये नहीं पता होता कि हमारी आफ्टर केयर में भी प्रॉब्लम है। अगर आप आफ्टर केयर अच्छी करें तो आप 6 मंथ भी वो चीज चला सकते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता। फिर बात वही आ गई, लोग पैसों को देखते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते हैं। तो अगर हम अगर बहुत ज्यादा किसी को डिस्काउंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि वो बंदा आपकी क्वालिटी गिराएगा। तो ऐसा ही कुछ है। तो ये फिलर्स में भी सेम वही चीज है कि अगर आप किसी को बहुत ही कम रेट्स में करके देते हैं तो इसका मतलब है आप क्वालिटी गिराएंगे, फिर वो आपके 3 मंथ्स पे आ जाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हाँ आपने जी। जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है ऐसा कि ही है। अब ये क्लाइंट को या पेशेंट को समझाना, उसको समझ आएगा अगर, तो फिर तो डेफिनेटली उसका फायदा है। ऐसा ही है। अब उसमें हमारा तो कोई उस तरह से फायदा नहीं है। हाँ ना, रिजल्ट्स तो आपको आने हैं, तो आपकी डिमांड है, आपको रिजल्ट्स देने हैं, हम तो आपकी सर्विस में होते हैं कि हम आपको एक बेहतरीन चीज प्रोवाइड कर सकें। और काउंसलिंग प्लेज द वाइटल रोल। मैं आपको एक बात बताऊं, काउंसलिंग अगर आपकी अच्छी है, आपने अपने पेशेंट को या क्लाइंट को अच्छा काउंसिल किया है, बिल्कुल, तो आपका पेशेंट फिर आपसे सेटिस्फाई होता है। आप उसको क्लियर कट बताओ कि ये रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, और ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये साइड इफेक्ट्स हैं। ये क्लाइंट को बताना या आपके जैसे पेशेंट्स होते हैं उनको बताना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है ऐसा, क्योंकि देखिए साइड इफेक्ट्स नहीं बताएंगे, कल को उसको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो आके आप ही के फिर ऊपर ब्लेम करेगा कि आपने मुझे नहीं बताया। क्यों नहीं बताने भी? हमारा एक तो देखिए डॉक्टर्स के अंदर ये चीज होना चाहिए, और बहुत सारे डॉक्टर्स में मैंने ये देखी भी है, प्रैक्टिस करते हैं। मैं पर्सनली खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं पहले साइड इफेक्ट्स, उसकी लॉन्जिटिविटी और सब चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। बेनिफिट्स तो आधे क्लाइंट पढ़ के आया हुआ होता है। हाँ, बेनिफिट्स तो सबको पता होते हैं, उसको फिर बाद में मैं बेनिफिट्स एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ कि ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, और ये अगर आपको ये प्रॉब्लम होती तो ये इस तरह ठीक होगी। काउंसलिंग प्लेज द वाइटल रोल, क्योंकि अगर काउंसिल नहीं हुआ हुआ आपका पेशेंट तो डेफिनेटली वो आपका सेटिस्फाइड पेशेंट नहीं है। उसको चीजें ही नहीं आप बताओगे तो कैसे पता लगेगा? बिल्कुल ठीक। फिर वो कोई गलत चीज कर लेगा, उसके रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे लगता है कि हमें हाइड्रा पे भी बात कर लेनी चाहिए कि सिंपल फेशियल और हाइड्रा में क्या फर्क है? हाइड्रा फेशियल इज बेसिकली एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फेशियल। सही। हाइड्रा फेशियल में आपकी स्किन को जो है ट्रीट भी किया जा रहा होता है और साथ रिजल्ट्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। आपको एक जो इवन टोन और चीजें चाहिए वो आ रही होती है। सिंपल फेशियल्स अगर आप तब करवाते हो जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस पर, सही। आपका फेस क्लियर है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे डलनेस, डैमेज नहीं है स्किन या ऐसा कुछ, आप तब फेशियल्स करवाते हो। और फिर आपने कहीं इवेंट पे जाना तो आप जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ट्रेडिशनल वे ऑफ डीलिंग अ फेस इज फेशियल्स। थोड़ा सा एडवांस अगर हम उसमें चले जाएं तो वो हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जो आपकी स्किन को रिजुविनेट करती हैं, ठीक है, उसको एक्सफोलिएट करती हैं, सही, आपकी स्किन को जो है इम्प्रूव करती हैं, उसका टेक्सचर, उसका टोन, ठीक है। तो आपकी स्किन साथ साथ ट्रीट भी होती है, क्योंकि जब आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है तो उसका मतलब है कि वो ट्रीट हो रही है। डॉक्टर साहब, मेरे पास जैसे कोई ब्राइड्स आती हैं और वो पूछ रही होती हैं कि क्या हम 2 दिन पहले हाइड्रा कराएं तो उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, या फिर हमें कितने सेशन लेने होंगे, तो ये गाइड करें इसके कितने सेशन में रिजल्ट्स आएंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा देखिए, मैं विश ऑनेस्टली अगर हम हाइड्रा की बात करें, जैसे हाइड्रा फेशियल मैं अगर करती हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें यूज करती हूँ एक्सफोलिएंट्स, ठीक है।
एक्सफोलिएंट्स मैं उसमें यूज करती हूँ, तो मैं प्रेफर नहीं करती कि मैंने अगर एक स्किन को, क्योंकि जो फेशियल्स हम करवाते हैं वो भी आपकी स्किन एक्सफोलिएट करने के लिए होते हैं, वो मैकेनिकली हाथ के साथ कर रहे होते हैं, ठीक सही। है। हाइड्रोफेशियल में वही चीज जो है वो इंग्रेडिएंट्स कर रहे होते हैं, जैसे सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, हम ये ऐसा ही चीजें यूज करते हैं, ऐसा तो ही वो भी एक्सफोलिएट ही कर रहे हैं। ऐसा ही है। मैं कभी भी क्लाइंट को प्रेफर नहीं करती या ब्राइड्स को नहीं प्रेफर करती कि वो एक दोनों फेशियल्स एट अ टाइम करवाएं, एट अ टाइम कराएं, ठीक है। या तो वो करवा ले हाइड्रोफेशियल, या फिर वो सिंपल या फिर फेशियल वो पे आ जाए। सिंपल फेशियल पे आ जाए, ठीक ऐसा है। ही है। अगर वो सिंपल फेशियल्स करवा रही हैं तो फिर हाइड्रा उनको मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि वो करवाएं, क्योंकि ओवर एक्सफोलिएशन से आपकी स्किन डैमेज होती है, सही, ना कि वो ठीक होती है। ठीक होती है। फिर शादी वाले दिन रो रही होती है, हाय ये रेडनेस ऐसा ही हो है, गई है, रेडनेस face के हो गई ऊपर। है, फेस खराब हो गई, या हाँ। एकदम से आप एक्सफोलिएशन अगर आप अच्छा, करते हैं, कई इसमें बार समटाइम एक्नी आ जाती है। बहुत बड़ा ये इसमें ब्राइड्स के होता साथ है, बड़ा बड़ा और इशू होता है। बहुत ज्यादा तो होता मैं है। तो हमेशा ब्राइड्स को कहती हूँ कि वो एक हफ्ता पहले अपने स्किन के कोई ट्रीटमेंट कराएं, ना कि वो 2 दिन पहले पे आए। अच्छा, इसमें ना बड़े मजे की बात है, हाँ। ये है कि जो ब्राइड्स आती हैं या फिर जो उसके साथ ब्राइड्स मेड होती हैं या उसकी फ्रेंड्स के जी, कजन्स जी। होती हैं, दे नेवर टेल द हिस्ट्री। आप उनसे पूछते भी रहो ना कि आपने फेस पे ओह। कुछ लगाया है, ये या आप प्रॉब्लम कुछ हमारे करते साथ रहे भी हो, बहुत है। आपने कुछ करवाया तो नहीं है पहले। नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं करवाया, और एट द एंड हम प्रोसीजर कर देते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद जब उसके साइड इफेक्ट से कोई, अल्लाह माफ करे, कोई और प्रॉब्लम निकल आती है, उसकी स्किन ऐसा ही। डैमेज या कुछ इस तरह से, फिर वो कहते हैं कि हाँ हमने तो ये लगाया था। ऐसा तो ही फिर ये पहले बताने वाली चीजें होती हैं, और पहले बताया जाता है कि हम फेशियल्स करवा के आए हैं या हम कभी ब्लीच भी करके आए क्लाइंट हैं। नहीं मानता कि मैंने पहले ये किया है। मेरे पास जो हेयर के खास तौर पे क्लाइंट्स आते हैं ना, अच्छा, क्या हाइड्रा से ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके एजिंग इफेक्ट्स रुकते हैं? हाइड्रा से कभी भी एजिंग के इफेक्ट्स नहीं जाते, नया नहीं रुकते। क्यों? है। क्योंकि हाइड्रा फेशियल इतना सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है कि वो आपके फेस की टॉप मोस्ट लेयर जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उसमें एक्सफोलिएशन कराता है, ठीक है। एक्सफोलिएशन करता है, रिजुविनेशन करता है, ठीक है। आपकी स्किन को जो है एक इवन टोन प्रोवाइड करता है, वो स्किन को लेकिन वो- मेंटेन रख सकता है, Exactly. आगे एजिंग इफेक्ट से रोक सकता है, लेकिन रिवर्स नहीं कर रिवर्स सकता। नहीं कर सकता। रिवर्सल के लिए और प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ, वो ऐसा डिपेंड ही। करता है कि आपके अगर फाइन लाइंस हैं तो उसके लिए डेफिनेटली हम बोटॉक्स, या अगर स्टैटिक सही कह लाइंस रही हैं तो बोटॉक्स करेंगे। अगर बिल्कुल आपके सही कह रही हॉलोनेस है, नेजोलेबियल्स हैं या कुछ और, हम फिलर्स करेंगे। अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो थ्रेड्स करेंगे। वो फिर आप एडवांस प्रोसीजर्स पे चले एडवांस जाते हो। प्रोसीजर, इंशाल्लाह हम या आगे आपके- एडवांस प्रोसीजर्स पे भी हम एक वीडियो, एक पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें हम सारी वो डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। और डॉक्टर साहिबा, मुझे एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में और भी आ रहा था, क्योंकि मेरे पास हेयर के बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनकी हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, हेयर थिनिंग है, तो डिफरेंट प्रोसीजर हैं जो एस्थेटिक्स से मुंसलिक हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि पीआरपी और डिफरेंट हेयर के प्रोसीजर हैं, क्या काइंडली आप उस पर थोड़ा सा बताएंगी कि किस तरह से हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, बेसिकली मैं विश बालों का ना हर किसी का डिफरेंट एक सिनेरियो होता है, ठीक है। सही। उसमें भी मैं फिर वही बात करूंगी कि वही, आपकी जैसे स्किन का डिफरेंट, आपकी हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, ठीक है। हाँ। बहुत सारे लोग, जैसे आपने भी खुद बताया कि रिबाउंडिंग करा के, ऐसा ही केराटिन है। और पता नहीं कौन कौन से प्रोसीजर्स कर करके मेटालिक प्रोसीजर करके, डाई लगा के आ जाते हैं, डैमेज किए हुए होते हैं, डैमेज, ठीक है। फुल डैमेज करके, सिंपल चीज- इवन के सिंपल ब्लीच लगा के और आ जाते हैं सैलून जी हमारा ट्रीटमेंट करें। उन बालों को हम क्या करें? एग्जैक्टली। अब इस तरह से भी मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं। अब एक तो ये इस किस्म के क्लाइंट्स हो गए, ठीक है। एक वो क्लाइंट्स होते हैं जिनको जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है, उनके हेयर फॉल का, या उनके फैमिली में वो उनके एलोपेशिया और बाकी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर एक वो क्लाइंट्स आते हैं जिनके जो है वो पहले बाल ठीक थे, फिर उसके बाद उन्होंने केयर नहीं की है, या वो स्ट्रेस लेते हैं। बहुत स्ट्रेस एक बहुत मेजर एलिमेंट है कि स्ट्रेस की वजह से आपके बहुत बाल गिरते हैं, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी रूटीन ऐसी है, आपका ऑफिस ऐसा है, आपका घर की रूटीन ऐसी है सही। कि आप एक्सेसिव जो है वो स्ट्रेस ले रहे हो, तो उसके अंदर भी आपका हेयर लॉस होता है। फिर एक कैटेगरी आती है हिजाबीज की, जो फीमेल हिजाब करती हैं, बिल्कुल वो कॉम नहीं कर रही कॉम नहीं कर रही, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो वो उससे भी बाल खराब होते हैं, बाल खराब हो रहे हैं। ऐसा और ही। एक वो कैटेगरी, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस। बताने का मकसद ये है, हर किसी की रीजन के अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज मैं वैसे पीआरपी के बेनिफिट्स बता देती हूँ। पीआरपी के आप कुछ बेनिफिट्स बता दे ताकि लोगों को भी पता लगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, पीआरपी किस बेसिकली हद तक हमारा हेयर फॉल रुक सकता है। अच्छा, पीआरपी बेसिकली ये है कि पीआरपी से आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को कहा जाता है, और हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, उसमें अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा है कि वो सेल्फ हीलिंग पे है। वो आपको हील करने में हेल्प करता है। बिल्कुल। हम आप ही का ब्लड लेते हैं, उसको सैंपल लेकर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं, और प्लाज्मा हम इंजेक्ट करते हैं आपकी स्कैल्प में, ठीक है।
हम जब आपकी स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं तो वो एक एडिशनल एक बूस्ट देता है आपके फॉलिकल्स को, ठीक है, जो कि अंडर नरिश्ड होते हैं, जिसमें प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, आप ऑयलिंग नहीं कर रहे, आप अपने बालों का ध्यान नहीं रख रहे, आप कॉम नहीं कर रहे, तो वो जो रूट्स वीक हुई हुई होती हैं उनको एक एक्स्ट्रा बूस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके साथ आपकी स्ट्रेंथनिंग आती है, आपके कोलेजन बूस्ट होता है। तो जो आपके बालों की जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, वो बहुत वीक हो जाते हैं जब आप उनकी प्रॉपर केयर नहीं करते। सही। तो उनकी केयर नहीं की जाती तो फिर पीआरपी लोग करवाते हैं कि उनके जो डैमेज हो चुका उसको वो रिवर्स कर सके या दोबारा से उनकी वो स्ट्रेंथनिंग वापस आ सके। ठीक है। तो पीआरपी करवाने से वेरी फर्स्ट जो आपको बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। सही। उसके बाद आपके फॉलिकल्स नरिश्ड होना शुरू होते हैं या वो बेहतरी की तरफ आते हैं, या आप कह लें कि उसका थिकनेस में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होती है। उसके साथ पीआरपी के साथ भी हम बहुत सारी चीजें और ऐड करते हैं, लेकिन वो अपने अपने प्रोटोकॉल्स पे डिफर करता है, हर डॉक्टर का अपना डिफरेंट ऐसा ही है। और ये मुझे लगता है कि मैंने अपना एक फर्ज अदा किया है कि मैंने किसी को अगर गाइड किया है या मैंने किसी को अगर एजुकेट किया है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीपली गाइड किया है, बहुत डीपली। तो डॉक्टर साहिबा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी जैसे समर है, लोगों की स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में बैठ के क्या ऐसी स्किन केयर रूटीन करें जिससे लोगों को फायदा हो, एजिंग इफेक्ट्स ना आए, ऑयल भी कंट्रोल हो जाए उनका। बहुत सारे मसले मसाइल हैं समर के इस वेदर को लेके। अच्छा, इस वक्त जो समर्स चल रहे हैं हमारे, तो उसमें जो आपकी स्किन केयर रूटीन है, मैं सबसे पहला जो चीज आपको लगानी है या जो यूज करनी है वो सनस्क्रीन है। सनब्लॉक लगाना इज वेरी। अच्छा, इसमें भी दोनों में डिफरेंस आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला करेंगे। अभी अच्छा, सनब्लॉक में और सनस्क्रीन में इनमें डिफरेंस है? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ठीक है। स्किन केयर रूटीन आजकल समर्स हैं जैसे कि, तो उसमें सबसे पहली चीज जो मैं कहूँगी कि वो मस्ट आपने लगानी है, यूज करनी है, वो सनब्लॉक है। ठीक है। सनब्लॉक लगाना है तो बाहर जाना है, हीट के पास जाने से पहले लगाना है या कुछ भी। दूसरी चीज, आप जब सुबह उठते हैं तो अपने फेस को वॉश करते हैं, डेफिनेटली फेस वॉश यूज करते हैं या कोई क्लिंजर यूज करते हैं, वो आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज करना है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है, तो ड्राई है तो आपने वो अपना क्लिंजर या अपना जो फेस वॉश है चूज करें, इसमें हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, उसको प्लम बनाता है। ठीक है। सेकेंडली, सनस्क्रीन होना चाहिए आपके उसमें, जिसमें मैंने बता दिया आपको। फिर इवनिंग के रूटीन में आपने दोबारा से अपना फेस क्लेंस करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ वो क्लेंजर या वो फेस वॉश जिसमें सैलिसिलिक हो। अच्छा, ये जो आप स्किन केयर रूटीन बता रही हैं ये लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को स्पेशल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को अगर लगता है कि नहीं मेरा कॉमन प्रॉब्लम नहीं है या मुझे कॉमेडॉन्स हो रहे हैं, मुझे एक्ने हो रही है, कुछ भी ऐसा, उसकी कंडीशन डिफरेंट है जो कंसल्टेशन के दौरान ही हम वो तो फिर क्लिनिक ही आएगा ना। एग्जैक्टली। अब ये हम वो वाली रूटीन की बात करें जिनको कोई इशू नहीं है, सिर्फ ऑयली या ड्राई स्किन है, वो घर पे रह के अपनी रूटीन कैसे स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जेंट्स या लेडीज जो भी हैं, या ऑफिस जा रहे हैं या लेडी जॉब कर रही है या कार ड्राइव कर रही है, कुछ भी ऐसा, शॉपिंग पे जा रही है, इस तरह की चीजें। तो इवनिंग में आप ये कर सकते हैं कि आप वंस इन अ वीक अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें। ठीक है। अपनी स्किन के जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं जो पाइल अप हुए हैं उनको एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएशन के लिए आजकल घर पे होम बेस्ड जो हैं वो एक्सफोलिएंट्स मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। आप वो एक्सफोलिएंट्स यूज करें। और रात के वक्त अगर आपको आपकी एज जो है वो आपकी 25-26 में आप फॉल कर रहे हो, ठीक है, उससे ऑनवर्ड जितनी भी फीमेल्स हैं या मेल हैं वो रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। ठीक है। रेटिनॉल यूज करने का तरीका क्या है? रेटिनॉल कंप्लीटली डिपेंड करता है। ये आपकी जो एज है, आपकी कंसर्न्स हैं, आपकी जो डिमांड है, आप क्या उससे रिजल्ट्स लेना चाह रहे हो, क्योंकि उसके तो बहुत वास्ट रिजल्ट्स हैं। ठीक है। और उसके साइड इफेक्ट्स भी उसके हिसाब से हैं, क्योंकि उसके साथ आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। ठीक है। और वो आपको प्रॉपर काउंसलिंग करके ही गाइड किया जाता है। ठीक है। क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन, उसका सारा कुछ बताना पड़ता है। ठीक है। इवन आपकी मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेटिनॉल या उसका कोई भी डेरिवेटिव या विटामिन ए का कोई भी डेरिवेटिव आप यूज करते हो, उसमें आपकी हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आप प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन सब की हिस्ट्री, आप पहले आइसोट्रेटिनॉन का कोई थेरेपी तो नहीं ले चुके, या आप ऑरली तो नहीं कुछ खा रहे या कुछ भी, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आई हाईली रिकमेंड
कि अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हो, प्योर रेटिनॉल यूज कर रहे हो, तो आप पहले अपनी स्किन को कंसल्ट कर लो, ठीक है, दिखा लो कि आपको कितनी कंसंट्रेशन की जरूरत है, कितनी है। कंसंट्रेशन आपको रिक्वायर्ड है और आपको कितनी कंसंट्रेशन पे क्या रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। तो ये एक बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, लोग हाँ जी। अंडरस्टैंड यूजुअली नहीं करते। इस टॉपिक पे अगर हम मेरे ख्याल में 2 से 4 घंटे की वीडियो भी बनाए वो भी कम होगी, क्योंकि उसके इतने बेनिफिट्स हैं। ऐसा ही ये इटसेल्फ आपका एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, ऐसा ही ठीक है। जो रेटिनॉल है, रेटिनल, इसके बहुत सारे विटामिन ए के बहुत डेरिवेटिव्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए चूज कर रहे हो, कौन सा है। डेरिवेटिव किस तरह यूज कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी है। जी जी बिल्कुल और ऐसा ही उसका है। टाइम इंशाल्लाह फ्रेम हम और लोग सब ना कुछ। एडवांस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। आज भी हमने लोगों के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। अभी के लिए मेरे ख्याल में इतनी ही इंफॉर्मेशन काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे और टॉपिक्स लेके आएंगे, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी। तो डॉक्टर साहिबा से भी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।